इज इम्पल्स? इम्पल्स आवेग क्या होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास यम द्रव्यमान की किसी गतिशील वस्तु पर एक नियत परिणाम का बल F सूक्ष्म समयांतराल या अल्प समयांतराल डेल्टा टी के लिए लगाकर उसका वेग u से v कर देता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से F इक्वल टू मास टाइम एसिलेशन। तो मास टाइम एसिलेशन एसिलेशन को हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें और डेल्टा v माइनस यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। अब इस तरफ हम क्या करें, डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दें तो f टाइम डेल्टा टी इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। एम बी माइनस एम यू संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम है। अब एक चीज देखें कि किसी वस्तु के गतिक अवस्था में परिवर्तन के संदर्भ को सही सही अनुमान लगाने के लिए बल तथा समयांतराल दोनों का ज्ञान आवश्यक है। प्राय कई परिस्थितियों में जिसमें बल का क्रिया का बहुत सूक्ष्म होता है, जैसा कि जब कोई बल्लेबाज कोई शॉट खेल रहा हो तो बल एवं गेंद का संपर्क काल काफी कम होता है। बल ये कहें कि बल्ले और गेंद का संपर्क काल जो होता है, जो फोर्स लगाया गया बैट से, वो संपर्क काल बहुत ही कम होता है। ऐसी परिस्थिति में एफ और डेल्टा टी का पृथक पृथक आकलन काफी जटिल हो जाता है, परंतु एफ और डेल्टा टी के गुणनफल जो कि वस्तु में संवेग परिवर्तन के बराबर है, ज्ञान या ज्ञात किया जा सकता है। ये कहें हम तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो बल्ला और गेंद का संपर्क काल होता है, टाइम होता है, वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसे आप वहां से पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए शार्ट ड्यूरेशन है, कितना शार्ट ड्यूरेशन पता नहीं चलेगा, यहाँ तक स्टॉप वॉच भी नहीं पकड़ पाता। लेकिन एफ और डेल्टा टी का जो मल्टीप्लीकेशन ये है संवेग परिवर्तन के बराबर, इसको हम फाइंड करके बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये देखें कि F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू संवेग परिवर्तन, इस राशि को आवेग कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में सम्मिलित बल को आवेगी बल कहते हैं। जो इस प्रक्रिया में बल शामिल हुआ उसको इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और इंपल्सिव फोर्स होता क्या है कि एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्य करता है, थोड़े समय के लिए कार्य करता है, संवेग में सीमित परिवर्तन करता है, आवेगी बल कहलाता है। अब इसी को बोलेंगे आवेगी बल। जैसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, और एग्जांपल्स है गेंद को मारते समय बल्ले द्वारा लगाया गया बल। अभी हम लोगों ने देखा वो फोर्स काफी स्ट्रांग होता है और बहुत ही छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। क्रिया जैसे कील पर हथौड़े का प्रहार है, वो भी है। अगर कोई पर्सन है और संगमरमर की फर्श पर व्यक्ति के गिरने पर लगने वाला जो बल होता है वो भी आवेगी बल होता है। इस तरह से आवेग को हम कह सकते हैं कि आवेग एक बड़े बल का कुल प्रभाव है जो संवेग में सीमित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए कार्य करता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा वह समयांतराल जिसमें वह बल क्रियाशील रहा के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी फोर्स टाइम सूक्ष्म समयांतराल, फोर्स टाइम सूक्ष्म समयांतराल को बोलते हैं आवेग, और ये होता है संवेग परिवर्तन के बराबर एम बी इंटू एम बी माइनस एम यू। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको हम कहेंगे। अब यहाँ पे इसका यूनिट भी लिए एसआई यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। फोर्स टाइम डेल्टा टी, फोर्स का न्यूटन होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। और इसको हम दूसरे रूप में भी यूनिट के रूप में ले केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं। अब जो होता है कि यहाँ पे जो हमारा फोर्स था, अब यहाँ पे एक थियरम देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपल्स मोमेंटम थियरम या आवेग संवेग पर में।
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? आवेग संवेग प्रमेय जिसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आवेग संवेग प्रमेय, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स इक्वल टू होता है आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। अब इसको हमको प्रूव करना है तो इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि न्यूटन सेकंड लॉ में कि दूसरे नियम में ये कहता है कि F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt। और यहाँ पे आ, हम क्या करते हैं, dt को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो F टाइम dt इक्वल टू dp। अब इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट तो F टाइम dt, इंटीग्रेशन F टाइम dt इक्वल टू dp। अब यहाँ पे हमको लेना होगा लिमिट, तो लिमिट लेंगे और लिमिट पहले फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो फोर्स को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स था वो था कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं फोर्स को। अगर टाइम, यहाँ पे टाइम dt है तो dt अगर समय हमारा जीरो है तो मोमेंटम होगा इनिशियल, अगर समय t है तो मोमेंटम होगा फाइनल। तो ये हुआ और F को हमने बाहर किया क्योंकि कांस्टेंट है और लिमिट हमारा वही हो गया जीरो से t पी आई से पी। अब dt का इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन बेसिक मैथ हम लोगों ने देखा था, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन t और dp का इंटीग्रेशन होगा p। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं और ये हमारे लिमिट है अकॉर्डिंग टू डिफिनिट इंटीग्रल का जो रूल होता है पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी t की जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट और p की जगह पर पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे t माइनस जीरो मिलेगा t और पी एफ माइनस पी आई, यानी फोर्स टाइम टाइम इज इम्पल्स हो गया और इसी को हम लिखेंगे इम्पल्स आवेग बराबर चेंज इन मोमेंटम। और इसका एक बेहतर एग्जांपल्स होता है कि जैसे कोई खिलाड़ी और जब गेंद को अपने हाथों में कैच करता है तो पहले अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। यहाँ पे इम्पल्स और का ही एग्जांपल्स है और ये होता है कि अगर हाथ को पीछे की तरफ ना खींचे तो उसे चोट लगने की संभावना होती है और जब पीछे की तरफ खींचता है तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है बढ़ जाता है और जो फोर्स होता है वो उसकी वैल्यू कम होती है तो उसके हाथों को चोट नहीं लगती। इस कारण से कोई भी खिलाड़ी जब गेंद को कैच करता है तो पहले अपने हाथों को पीछे की तरफ वो खींचता है। मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स देखते हैं कि कैसे मेजर किया जाता है इम्पल्स को। दो तरीके होते हैं, एक तो कि जब फोर्स हमारा नियत हो, जब बल हमारा नियत हो उस कंडीशन में फोर्स और टाइम में ग्राफ खींचते हैं तो हमको मिलता है स्ट्रेट लाइन, सॉरी पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन तो होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या होता है, तो यहाँ से हम पैरेलल टू टाइम एक्सिस ले लिए। अब हमको जो हमारी लाइन है उसके नीचे का एरिया फाइंड करना है तो हम इस एरिया को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एरिया ए बी और इसको हम पॉइंट दे देते हैं सी। आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो आयत है इसका क्षेत्रफल ही आवेग के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल हम फाइंड करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ ओ ए इंटू ए बी और ओ ए हमारा फोर्स है और ये है टी माइनस जीरो, तो एफ इंटू टी और यही हमारा क्या है आवेग है, तो इसको हम लिख सकते हैं आवेग। सेकंड होता है कि जब हमारा बल नियत ना हो, ऐसा देखने को मिला है अक्सर कि फोर्स जो होते हैं कांस्टेंट नहीं होते हैं। बहुत ही कम ही कंडीशन मिलते हैं जहां पे फोर्स कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब कि हमने अगर किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ओवरऑल पूरे टाइम तक वो 10 न्यूटन का ही रहे, तो ये तो मशीन ही कर सकती है। जनरली इस तरह से फाउंड होना फोर्स हमारा कांस्टेंट हो मिलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा फोर्स कांस्टेंट ना हो तो कुछ फोर्स और टाइम में ग्राफ में कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा हमको, ये ग्राफ मिला तो अब क्या करना है कि हमको इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो रेक्टेंगल हो, सर्किल हो, स्क्वायर हो, तो इसकी एरिया फाइंड करना तो आसान होता है, लेकिन यहाँ पे जब इस तरह से ग्राफ मिलता है तो एरिया फाइंड करना, क्षेत्रफल फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है देखना होता है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर इसकी एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। अब क्या करें कि जो हमारा ग्राफ है उसको हम छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिप काट लिया
तो ये इतना पतला है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और ये फोर्स हमारा हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। तो जो डेल्टा टी समय छोटा ड्यूरेशन है, तो इसमें जो फोर्स होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो हम छोटे-छोटे स्ट्रिप काटकर पूरे एरिया को जितने भी हर हर रेक्टेंगल के लिए अलग-अलग इम्पल्स की गणना कर लेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमको फाइनल एरिया मिल जाएगी। और कैलकुलस में इंटीग्रेशन में कैलकुलस में ये जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक-एक पार्ट का F1 इंटू डेल्टा T1 प्लस F2 इंटू डेल्टा T2 प्लस डॉट डॉट Fn इंटू डेल्टा Tn। अब अगर हमारा डेल्टा T बहुत ही सूक्ष्म हो, 0 के करीब हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से T F इंटू dt। ये तरीका होगा जब बल हमारा नियत न हो। क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि दिए गए बल समय ग्राफ से आवेग का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमको फाइंड करना है फोर्स है न्यूटन में और टाइम है सेकंड में। तो ये ग्राफ है हमारा और ये दे रखा है और इसको हमको फाइंड करना है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा आवेग होता है, बल समय वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बल का आवेग कहलाता है। यानी इसकी एरिया फाइंड कर ले जो वक्र है हमारा उसके नीचे की जो एरिया है वो अगर फाइंड कर ले तो हमको आवेग मिल जाएगा। तो यहाँ से अब ये देखें कि 3 पार्टों में बँट रहा है। एक तो हमारा यहाँ पे पहला एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज को हम फाइंड करें, त्रिभुज की एरिया ले लें, दूसरा रेक्टेंगल है और लास्ट वाला भी हमारा त्रिभुज ही बन रहा है। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज की एरिया हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारा 0 से 4 तक जा रहा है और हाइट हो 20, तो 20 ले लिया। सेकंड में रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 माइनस 4 कर लेते हैं और लेंथ तो 20 है तो 6 माइनस 4 इंटू 20 प्लस अब लास्ट की एरिया फाइंड की थी 8 माइनस 6 जो होता है बेस हो जाएगा और हाइट तो 20 है तो 8 माइनस 6 1/2 8 माइनस 6 इंटू 20। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले का 40 दूसरे का भी 40 और लास्ट का 20 मिलेगा, ऐड करेंगे तो 100 न्यूटन सेकंड। ये हमारा रिजल्ट होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि एक बल्लेबाज एक गेंद को उसकी 12 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल को परिवर्तन किए बिना वापस गेंदबाज के दिशा में भेज देता है। यदि गेंद का द्रव्यमान 0.15 किग्रा हो तो गेंद पर लगे आवेग की गणना कीजिए। तो गेंद पर कितना आवेग लगा वो आपको फाइंड करना है। तो आवेग इक्वल टू होता था संवेग में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन है m v माइनस u। तो अब ये फाइनल वेलोसिटी -12 उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम नेगेटिव ले लेंगे और -12 तो यहाँ से सॉल्व करें तो -3.6 न्यूटन सेकंड। थैंक यू।